Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is education and GATS. What is GATS? General Agreement on Trade in Services. Okay, and trade in educational services too, framework, modes of supply and implications for higher education. तो एकदम नया है ये, हमने कभी गैट्स की बात नहीं की। थोड़ा सा ये आप इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन या इन सब में ये थोड़ा सा ये टॉपिक्स आएंगे। ये सब न्यू एंट्री आपके न्यू कोर्स में है, तो इस पर बात नहीं हुई थी, तो इस पर बात करने जा रहे हैं। तो गेट्स क्या है? द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इसका एब्रीविएशन है, इज ए ट्रीटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये संधि है, इफेक्टिव फ्रॉम 1995, 1995 से ये प्रभाव में है। दैट एक्सटेंड्स द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम टू द सर्विसेज सेक्टर। और इसका काम को है, मतलब इसका विस्तार कहाँ तक है? मल्टीलेटरल जो ट्रेड्स होते हैं, व्यापार होता है, सर्विसेज सेक्टर तक, जिसमें कि शिक्षा को भी इंक्लूड किया गया है। तो स्टैब्लिश्ड ये कब हुआ? 1995 में। सर्विस सेक्टर्स कवर्ड क्या है? 12, और एजुकेशन के 5 सब सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, एडल्ट और अदर। तो 5 सब सेक्टर, मतलब एजुकेशन भी, सर्विस सेक्टर्स 12 है, इसमें से एक एजुकेशन है, और एजुकेशन के 5 सब सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, एडल्ट और अदर। तो फर्स्ट मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कवरिंग ट्रेड इन सर्विसेज निगोशिएटेड ड्यूरिंग द यूरुगुए राउंड 1986 से 94। देखिए 86 से 94 तक ये निगोशिएशन के दौर चले, और तब एक पहला मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हुआ जिसने की ट्रेड को सर्विसेज में कवर किया गया। कवरिंग ट्रेड इन सर्विसेज मतलब सेवाओं में ट्रेड को भी कवर किया गया। कवर्स 12 ब्रॉड सर्विस सेक्टर्स, ये 12 ब्रॉड विस्तृत सर्विस सेक्टर्स को कवर करता है, जिसमें से एजुकेशन एक है। एजुकेशन को 5 सब सेक्टर्स में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, एडल्ट एंड अदर। देन एम्स टू प्रोग्रेसिवली लिबरलाइज सर्विसेज। देखिए आपने पढ़ा होगा, हो सकता है आप जानते हो कि 1990 के दशक में एलपीजी का दौर था। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये बातें तभी उठ रही थी, हम लोग को याद है, हम लोग छोटे थे तब, और ये सब उठता था कि शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, हमारा अपना कंटेक्स्ट खो जाएगा। तो ये सब आपको आगे मिलेगा, ये सब हम लोगों ने सुना, ये सब हम लोगों ने अपने होशो हवास में महसूस किया है, ये सारे डिस्कशंस। ओके, तो इसका एम क्या था या क्या है कि हम धीरे धीरे सर्विसेज को लिबरलाइज कर दें, सर्विसेज ट्रेड को, व्हाइल अलाउइंग मेंबर्स फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू देयर ओन शेड्यूल्स ऑफ कमिटमेंट, जिसमें जो व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो अपने कमिटमेंट के हिसाब से अपने शेड्यूल सेट कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा गैट्स है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है ना, एक सामान्य एग्रीमेंट बना लिया गया है कि किस तरह से ट्रेड सर्विसेज में ट्रेड किया जाएगा। सर्विस सेक्टर में एजुकेशन भी एक इनका सर्विस सेक्टर है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो एजुकेशन एंड गेट्स 4 मोड्स ऑफ सप्लाई कह रहे हैं कि 4 तरीके से सप्लाई हो सकती है। गेट्स क्लासिफाइड ट्रेड इन सर्विसेज, इस सॉरी गेट्स ने सर्विसेज में ट्रेड को क्लासिफाई किया है इंक्लूडिंग एजुकेशन, और उसने कहा है कि 4 डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डिलीवरी हो सकती है अगर हम गेट्स के अंतर्गत शिक्षा को देख रहे हैं तो। कैसे हो सकती है? मोड 1 है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, यानी कि एजुकेशन डिलीवर्ड अक्रॉस बॉर्डर्स विदाउट मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी कि शिक्षा सिर्फ सीमा के बाहर जा रही है, लोग नहीं जा रहे हैं। तो कैसे जाएगी? जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, मूक्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, है ना, लोग नहीं जा रहे हैं लेकिन शिक्षा जा रही है। मेरा वीडियो है, हो सकता है कोई भी देखे, दुनिया में कहीं भी कोई देख सकता है, तो ये क्रॉस बॉर्डर सप्लाई हो गया। देन कंजम्पशन अब्रॉड, मतलब स्टूडेंट्स ट्रेवल टू अनदर कंट्री टू स्टडी, यानी कि विद्यार्थी खुद जा रहे हैं दूसरे देशों में पढ़ने के लिए। होता है ऐसा, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनरोलिंग इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ये हमें पता है। तो 2 मोड हुए, एक तो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, सिर्फ शिक्षा जा रही है, लोग नहीं जा रहे हैं। कंजम्पशन अब्रॉड यानी कि विद्यार्थी जा रहा है पढ़ने। कॉमर्शियल प्रेजेंस, यानी कि अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ फिजिकल प्रेजेंस, यानी कि कोई फॉरेन का इंस्टीट्यूशन है, कोई फॉरेन की यूनिवर्सिटी है, वो अपनी एक ब्रांच खोलना चाहती है आपके यहाँ। और ये एनईपी 2020 के बाद हमने देखा भी है कि खोला है एक आध दो कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने अपने कैंपसेस, अपने ब्रांचेस यहाँ पर लगाई हैं इंडिया में। एग्जाम्पल ब्रांच कैंपसेस, ट्विनिंग अरेंजमेंट्स, फ्रेंचाइजेस एक्सेट्रा।
और चौथा जो है वो प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन है, यानी कि फैकल्टी जा रही है पढ़ने या पढ़ाने। इंडिविजुअल्स मूव अब्रॉड टेम्पोरेरीली टू प्रोवाइड एजुकेशन सर्विसेज, जैसे कि विजिटिंग फैकल्टी, फॉरेन टीचर्स, रिसर्चर्स, कोई रिसर्चर रिसर्च करने के आया है, कोई फैकल्टी कोई फेलोशिप पे गई है, स्कॉलरशिप पे गई है, तो ये चार तरीके गैट्स के अंतर्गत शिक्षा में देने के हैं। या तो सिर्फ शिक्षा जाए, या विद्यार्थी पढ़ने जाए, या फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस यहाँ लगाए, या टीचर या फॉरेन रिसर्चर के रूप में आदमी पीपल का मूवमेंट हो, नेचुरल पर्सन का मूवमेंट हो। ओके लेकिन टेम्पोरेरी मतलब जाए और कोई उसका कोर्स है उसको करके करा के चलाए ऐसा। देन वाई एजुकेशन वॉज ब्रॉट अंडर गेट्स, क्या जरूरत पड़ी शिक्षा को गेट्स के अंदर लाने की? ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज, मैंने बताया कि वो दौर ही था एलपीजी का, जब ग्लोबलाइजेशन, जब कहा गया भाई कि आप अपने अपने में सिमट के नहीं रह सकते, आपको विश्व में परमिएट होना होगा, विश्व को अपने अंदर आने देना होगा। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज, जब अर्थव्यवस्थाओं का वैश्वीकरण हुआ। ग्रोइंग क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ नॉलेज, कैपिटल एंड स्किल्ड लेबर, जब ज्ञान, पूंजी, स्किल्ड लेबर सब एक सीमा से दूसरी सीमा तक आना जाना हुआ। क्रिएटेड डिमांड फॉर ए ट्रेड फ्रेमवर्क कवरिंग सर्विसेज, तभी इस तरीके के व्यापार की मांग उठी जिसमें सेवाएं भी इंक्लूडेड हों। देन रेवेन्यू फ्रॉम एजुकेशन एक्सपोर्ट, डेवलप नेशंस जैसे कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया व्यू इंटरनेशनल एजुकेशन एज ए मेजर हाई वैल्यू सर्विसेज एक्सपोर्ट सेक्टर। भाई इतने बच्चे विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, इन जगहों पे जाते हैं, जो भी वहां की फी है वो पे करते हैं, तो एक तरीके से उनको क्या मिल रहा है? रेवेन्यू मिल रहा है। तो एक तरह से शिक्षा का निर्यात करके रेवेन्यू लेना। देन डिमांड सप्लाई गैप, भाई ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है हायर एजुकेशन की, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो आउट पेसिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। मान लीजिए कि कोई कोर्स है वो हम अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं, वही कोर्स सेम कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, और बच्चा अगर पे करने की क्षमता है तो वो वहां से जाके कर लेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि वहां से करके वो निकलेगा तो उसको जल्दी और अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो जो डिमांड और सप्लाई का गैप है उसमें हम कहीं हो सकता है इसके इसके पीछे का एक रीजन कि बढ़िया इंस्टीट्यूशन से पिछड़ रहे हैं, इसलिए भी बाहर जाकर पढ़ने पढ़ाने की मांग उठ रही है। और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिलीवरी, जब से टेक्निकल एजुकेशन, सॉरी टेक्निकल नहीं, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन आ गया, जब से आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन आ गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, तो ये सब और इजी हो गया। मेड क्रॉस बॉर्डर एंड डिस्टेंस डिलीवरी ऑफ एजुकेशन कमर्शियली एंड टेक्निकली फीजिबल। अब टेक्निकली फीजिबल है, पहले तो ये हो ही नहीं सकता था कि कैसे जाएंगे पढ़ने, कैसे आएगा सामान, अब तो मूक्स है ना। देन अपॉर्चुनिटीज एंड पॉजिटिव एप्लीकेशंस, अवसर क्या है और इसका धनात्मक निहितार्थ क्या है? पहली बात तो यही कि एक्सपेंडेड एक्सेस टू हायर एजुकेशन थ्रू क्रॉस बॉर्डर एंड ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल्स। भाई शिक्षा और खासतौर से उच्च शिक्षा तक आपकी पहुंच बढ़ जाएगी, आप कहीं भी दुनिया की किसी बेस्ट से बेस्ट, बढ़िया से बढ़िया जगह पर आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल्स के थ्रू, या पढ़ा सकते हैं। देन ग्रेटर स्टूडेंट फैकल्टी एंड रिसर्चर मोबिलिटी अक्रॉस कंट्रीज, देशों के मध्य में फैकल्टी का, स्टूडेंट का, रिसर्चर का जो गतिशीलता है वो बढ़ गई या बढ़ जाएगी। एक्सपोजर टू इंटरनेशनल करिकुलर पेडागोजी एंड क्वालिटी बेंचमार्क्स, आप बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इंटरनेशनल में ये पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है, ये क्वालिटी का बेंचमार्क है, तो आपको एक्सपोजर होगा। न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर, आप भी कोशिश कीजिए आपके देश में बाहर से लोग पढ़ने आए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा एजुकेशन सेक्टर के द्वारा। देन इंक्रीज कॉम्पिटिशन पोटेंशियली ड्राइविंग इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जब आप देखेंगे कि आपका के संग एक बाहर का बच्चा भी कर रहा है, बहुत सारे देशों के बच्चे आपके मान लीजिए क्लास में हैं, तो ये कंपटीशन का लेवल भी बढ़ेगा कि हम उनसे अच्छा करें, उनसे अच्छा करें, तो नवाचार भी बढ़ेगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी होगा। एंड वाइडर कोलैबोरेशन थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जॉइंट डिग्रीज एंड रिसर्च पार्टनरशिप्स, हम जितना ज्यादा रिसर्च पार्टनरशिप्स करेंगे, दूसरे देशों के साथ डिग्रीज देंगे, साथ में ट्विन करके प्रोग्राम चलाएंगे, तो कोलैबोरेशन बढ़ेगा। देन लेकिन कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म भी है, वो बातें जो हम लोग सुनते थे अपने बचपन में। कौन सी बातें हैं? वो कह रहा है कि एजुकेशन को अगर आप ट्रेड फ्रेमवर्क के अंदर ले आए, आपने उसको व्यापार के नमूने के अंदर ले आए, तो हैज ड्रॉन सस्टेन्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम एजुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स वर्ल्ड वाइड, तो दुनिया भर के शिक्षाविद और नीति निर्माता इसका विरोध करते हैं। उनके उनके पॉइंट्स क्या क्या हैं? वो कह रहे हैं कॉमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, ऐसे आप शिक्षा का व्यावसायीकरण, शिक्षा का मतलब आपने बाजारीकरण कर दिया एक तरीके से। ट्रीटिंग एजुकेशन प्राइमरीली एज ए ट्रेडेबल कॉमोडिटी रिस्क इरोडिंग इट्स कैरेक्टर एज ए पब्लिक गुड एंड ए फंडामेंटल राइट। ऐसा आप कर देंगे तो ये पब्लिक गुड कहाँ रह गया, सबके लिए रह ही नहीं गया, वो जो पे कर पाएगा वो पढ़ेगा, और ना ही ये फंडामेंटल राइट रह जाएगा। फिर वो कहता है क्वालिटी एश्योरेंस का भी चैलेंज है। रैपिड ग्रोथ ऑफ क्रॉस बॉर्डर प्रोवाइड्स
raises concerns, providers raises concerns about maintaining consistent academic quality and accountability. बहुत सारा अगर आप इतना ज्यादा क्रॉस बॉर्डर वाले लोग, बाहर के लोग यहाँ आ गए तो आपका किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? एकेडमिक क्वालिटी बिगड़ भी सकती है। और इक्विटी और एक्सेस का थ्रेट है। इक्विटी, आप कह रहे हैं कि जिसको जरूरत हो उसको मिले, लेकिन जिसको जरूरत है उसके पास पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो कैसे मिलेगा उसको? तो इक्विटी के लिए तो थ्रेट हो ही गया। फिर हम कह रहे हैं शिक्षा एक्सेसिबल होनी चाहिए, इस तरह से तो हम शिक्षा को जनमानस से दूर कर देंगे। तो मार्केट ड्रिवन डिलीवरी में प्रायोरिटाइज प्रॉफिटेबल प्रोग्राम। भाई मार्केट वही प्रोग्राम चलाएगा जिससे प्रॉफिट ज्यादा है। एंड पेइंग स्टूडेंट्स ओवर इक्विटेबल एक्सेस फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, और डिसएडवांटेज ग्रुप का बच्चा तो कभी पे ही नहीं कर पाएगा। तो ये दिक्कत है। ब्रेन ड्रेन, ये भी टर्म हम लोग ने बहुत सुना जब हम लोग छोटे थे, कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो भारत में रहना नहीं चाहते। भाई आपने मोबिलिटी इतनी ईजी कर दी है कि वो बाहर चले जाएंगे, उनको वहां बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ज्यादा बढ़िया सर्विसेज है, ज्यादा बढ़िया बेंचमार्क है। तो increased mobility may accelerate the outflow of skilled educators and researchers from developing countries. डेवलपिंग कंट्रीज से निकल के पढ़ाई लिखाई यहाँ किया, सारा संसाधन आपने यहाँ का यूज किया, फिर चले गए डेवलप कंट्री में जब किसी काबिल हो गए तो। एंड इरोजन ऑफ रेगुलेटरी सोवेरेनिटी, वो कह रहा है गेट्स commitments can constrain a nation's freedom to regulate qualities, curricula and accreditation standards. मान लीजिए कि बाहर के किसी यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस आपके यहाँ है, तो एक तरीके से आपकी संप्रभुता पे खतरा है। संप्रभुता खत्म हो सकती है। आपकी नियामक संप्रभुता जो है कि आप सेट करेंगे कि एक्रेडिटेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा, क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, करिकुला क्या होगा, है ना। एंड कल्चरल एंड करिकुलर होमोजिनाइजेशन, देखिए हम आपके यहाँ जाएंगे, आप हमारे यहाँ आएंगे, तो धीरे 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 हम आपका कल्चर, हम लोग पढ़ते हैं ना कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चरेशन, इनकल्चरेशन, इतने सारे टर्म्स पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारा कल्चर आपके कल्चर में मिक्स हो जाएगा। फिर हम दोनों का एक ही कल्चर हो जाएगा। हम अपने कल्चर की रूटेडनेस खो देंगे, आप अपनी खो देंगे। तो एक समान कल्चरल और करिकुलर होमोजिनाइजेशन हो जाएगा, जो वैश्विक विविधता के लिए खतरा है। डोमिनेंस ऑफ ए फ्यू एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में साइडलाइन, लोकल लैंग्वेज साइडलाइन हो जाएगी। लोकल लैंग्वेज, नॉलेज सिस्टम और पेडागोजिकल ट्रेडिशंस सब साइडलाइन हो जाएंगे। एक ही वैश्विक तरीके से अगर पढ़ाई लिखाई हुई तो करिकुलर एंड क्या कल्चरल एंड करिकुलर होमोजिनाइजेशन का भी खतरा है। देन इंडिया एंड गेट्स द एजुकेशन सेक्टर, वो कह रहा है कि एजुकेशन सेक्टर, आप इंडिया की पोजीशन देख लीजिए। इंडिया हैज नॉट मेड बाइंडिंग कमिटमेंट्स ऑन द एजुकेशन सेक्टर अंडर गेट्स, इट रिटेन्स फुल पॉलिसी ऑटोनॉमी और रेगुलेशन। भारत अभी तक पूरी तरीके से उसने गेट्स के हर कमिटमेंट को नहीं माना है, और एजुकेशन सेक्टर में उसने अभी तक अपनी पॉलिसी की ऑटोनॉमी ओवर, मतलब रेगुलेशन के ऊपर अपनी ऑटोनॉमी बचा के रखी है। ठीक है। डोमेस्टिक बॉडीज उसने कहा है यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी कंटिन्यू टू गवर्न, यही रिकॉग्निशन, करिकुलर और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट करेंगे, मतलब पूरी तरह से हम उनके अधीन नहीं रहेंगे। देन फॉरेन यूनिवर्सिटी एंट्रीज मैनेज थ्रू डोमेस्टिक लेजिस्लेशन रादर देन गेट्स ऑब्लिगेशंस। कह रहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी अगर आके यहाँ अपना कुछ सेटअप लगाना चाहती है तो उसको डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के थ्रू आना होगा, ना कि गेट्स ऑब्लिगेशन के थ्रू। एग्जाम्पल, रेगुलेशंस इनेबलिंग फॉरेन कैंपसेस इन इंडिया, वही बात हो रही है। फिर इंडिया रिमेन्स एन एक्टिव एक्सपोर्टर ऑफ एजुकेशन सर्विसेज। हमारे यहाँ बहुत से बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, मोड 2 एंड मोड 4, थ्रू लार्ज आउटबाउंड स्टूडेंट मोबिलिटी एंड स्किल्ड फैकल्टी अब्रॉड। तो रेगुलेटरी सेफ गार्ड है, मतलब कि इंडिया हैज कंसिस्टेंटली टेकन द पोजीशन दैट एजुकेशन इज ए वेलफेयर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट फर्स्ट। मतलब भारत अभी भी अपनी इस बात पर अड़ा हुआ है, इस बात के लिए बाध्य है, इसके लिए प्रयासरत है कि शिक्षा जो है वो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो जन कल्याण के लिए शिक्षित करे। एंड ए ट्रेडेबल सर्विस ओनली सेकेंडरीली, और इसको आप ट्रेड के लायक सर्विस केवल द्वितीय स्तर पर मान सकते हैं। शेपिंग इट्स कॉशियस अप्रोच टू गेट्स कमिटमेंट्स इन दिस सेक्टर, यानी कि पूरी तरीके से गेट्स, अगर आप मान लीजिए पूरा ट्रेड मान लीजिए, सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी को आने दीजिए, वो अपना कंटिन्यू रखें, वो अपना करिकुलर स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, नहीं, ऐसा नहीं। मेनली अभी भी भारतवर्ष का ये मानना है कि शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है, वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, एजुकेशन के थ्रू ये होना चाहिए। इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटी की बात है, इसलिए ये एजुकेशन को ट्रेडेबल सर्विस सेकेंडरीली मानते हैं। मतलब प्राइमरीली राज्य की जिम्मेदारी, ठीक है, द्वितीय स्तर पर आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कि हमारे डोमेस्टिक लेजिस्लेशन से आइए, हमारी नेशनल बॉडीज उसको गवर्न करेंगी, इस तरह से करके उन्होंने अभी तक गेट्स को के दुष्प्रभावों को पूरी तरीके से हावी नहीं होने दिया है। तो ये कह रहा है कि लगभग 1.3 मिलियन बच्चे जो हैं इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जाके पढ़ते हैं, रिफ्लेक्ट्स इंडियाज रोल एज ए मेजर सोर्स कंट्री अंडर मोड 2 कंजम्पशन अब्रॉड ऑफ गेट्स, ये बता रहा है।
देन गेट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनईपी 2020 के कंटेक्स्ट में देख लीजिए, जब आप इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की एनईपी 2020 बात करती है तो एक्चुअली वो गेट्स की बात कर रही है। एनईपी 2020 एक्सप्लिसिटली इनकरेजेस फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस इन इंडिया एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस एक्सपेंडिंग अब्रॉड, कि बाहर के लोग हमारे यहाँ आके पढ़ाएं, हम बाहर जाके पढ़ाएं, इंगेजिंग डायरेक्टली विद मोड 3, जो कॉमर्शियल प्रेजेंस की बात है वो। फिर ट्विनिंग एंड जॉइंट डुअल डिग्री प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। दी पॉलिसी फैसिलिटेट्स कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन एचईआईज अलाइंड विद क्रॉस बॉर्डर एंड कमर्शियल प्रेजेंस मोड्स। फिर क्रेडिट मोबिलिटी और एबीसी फ्रेमवर्क भाई किस लिए लाए? आपके यहाँ इतने क्रेडिट का कोर्स है, आप विदेश चले गए, उनके यहाँ इतने क्रेडिट का कोर्स है, आराम से मैच हो जाएगा, आपकी मोबिलिटी सुनिश्चित रहेगी। द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सपोर्ट स्टूडेंट मोबिलिटी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, रेजोनेटिंग विद गेट्स मोड 2 प्रिंसिपल्स ऑफ कंजम्पशन अब्रॉड, कि भाई हमारे यहाँ 40 क्रेडिट का कोर्स है, पढ़कर आप 40 क्रेडिट के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सेफ गार्डिंग इक्विटी एंड एक्सेस, अभी भी भारत अब इक्विटी और एक्सेस को सेफ गार्ड करने के लिए काम कर रहा है। वो कह रहा है कि एनईपी 2020 साइमल्टेनियसली स्ट्रेसेस इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी रेगुलेशन, इकोइंग ग्लोबल कंसर्न्स अबाउट अनचेक्ड लिबरलाइजेशन अंडर गेट्स। मतलब कि यही दिक्कत है, गेट्स पूरा सही है लेकिन आप जो अनचेक्ड लिबरलाइजेशन है, यानी लिबरलाइजेशन के नाम पे आप उसको व्यापार मत बनाइए, इसके जो ग्लोबल जो कंसर्न है उसके अलाइंड एनईपी 2020 ने अपने गाइडलाइंस दी हैं। तो वे फॉरवर्ड हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ बढ़ सकते हैं। क्या करें? इंगेज विद ग्लोबल एजुकेशन ट्रेड कॉशियसली, ध्यान से हम इंगेज हों, ध्यान रखते हुए, एकदम अंधे होके ग्लोबल एजुकेशन को फॉलो मत कीजिए। प्रिजर्व पॉलिसी स्पेस टू रेगुलेट क्वालिटी इक्विटी एंड एक्सेस। फिर स्ट्रेंथन डोमेस्टिक रेगुलेटरी बॉडीज, आप अपनी डोमेस्टिक रेगुलेटरी बॉडीज को सुदृढ़ करिए। सो लिबरलाइजेशन डज नॉट कॉम्प्रोमाइज एकेडमिक स्टैंडर्ड, जिससे कि जो लिबरलाइजेशन का दौर है वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को के साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। लीवरेज गेट्स असाइंड अपॉर्चुनिटी गाइड्स गेट्स अलाइंड अपॉर्चुनिटीज मोड 2 एंड मोड 3 टू इनहेंस नॉट रिप्लेस पब्लिक हायर एजुकेशन, यानी कि जो मोड 2 और मोड 3 की बात है उसमें आप गेट्स अलाइंड अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाइए और अलाइन इंटरनेशनल एंगेजमेंट नेशनल गोल्स ऑफ इक्विटी इंक्लूजन एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम्स अंडर एनईपी 2020। वो कह रहा है कि जो भारत इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट को आप राष्ट्रीय जो गोल्स हैं उनके संग अलाइन कर लीजिए। राष्ट्रीय गोल क्या है शिक्षा में? वही समता मूलक शिक्षा हो, समावेशी शिक्षा हो, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो, यही सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रही है। तो क्या निकल के आया फाइनली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कि एजुकेशन मस्ट रिमेन फर्स्ट एंड फोरमोस्ट अ पब्लिक गुड, जन कल्याण के लिए ही होनी चाहिए शिक्षा। ट्रेड एंगेजमेंट शुड सर्व नॉट सप्लांट दिस गोल, जो ट्रेड एंगेजमेंट है वो इसकी उसके लिए होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वही मेन हो जाए और शिक्षा पब्लिक गुड के रास्ते से हट जाए और वो उसके संग कोई दिक्कत हो। अब खत्म है, रेफरेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो ये एकदम नया टॉपिक, हम लोग सुनते तो थे लेकिन इसके बारे में फिर कभी ज्यादा ना पढ़ा ना पढ़ाया, लेकिन अब आपके कोर्स में है तो आपके लिए मैंने पढ़ा और आपको पढ़ाया। अब आप सुन के आप भी जान जाइए कि गेट्स क्या है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है। शिक्षा क्यों इसके अंदर है, इसके अंदर शिक्षा होने से क्या फायदे क्या नुकसान है, नुकसान को कैसे कम करके हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना अपनाए तो काम नहीं चलेगा कि हम कहते नहीं हमारे यहाँ कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं खोलेगी, हमारे बच्चे नहीं पढ़ने जाएंगे बाहर, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।